आ जाओ जी मेरे दोस्तों। आइए मेरे दोस्तों। भाई कल हम जहाँ थे उसी से आगे बढ़ते हैं। सेंटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक एल्टीट्यूड के बारे में चीज़ बतानी थी। ये मान लो यार कोई ट्रायंगल है ABC और H1 ये एल्टीट्यूड है। मैं आपसे कहूँ कि यार इस ट्रायंगल के एरिया बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू BC इंटू H1। भाई बेस इंटू हाइट हो गया। ऐसे ही मेरे बच्चों, मैं यहाँ से एक एल्टीट्यूड यहाँ डाल दो और इसका नाम रख दूँ H2, तो इस बार इस ट्रायंगल के एरिया बेस ये हो गया और हाइट H2 हो गई। तो एरिया यहाँ से भी निकल जाएगा कि हाफ इंटू बेस हो गया जी AB और हाइट होगी भाई H2। ऐसे मेरे भाई यहाँ से मैं एल्टीट्यूड डाल दो और इस हाइट की मतलब इस एल्टीट्यूड की हाइट H3 ले लूँ, तो एरिया हो गया हाफ इंटू बेस हो गया AC इंटू H3। तो आप हमेशा देखोगे क्या कि BC इंटू H1 बराबर आया AB इंटू H2 AC इंटू H3। तो मेरे दोस्तों कहानी हमेशा ये रहनी है कि इस बेस और इस हाइट का मल्टीप्लिकेशन, इस बेस और इस हाइट के मल्टीप्लिकेशन और इस बेस और इस हाइट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही बराबर रहता है, ये ध्यान रखना। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि भाई ये साइड 10 है, ये अल्टीट्यूड 3 है, ये साइड 12 है, तो भाई बताओ ये वाला अल्टीट्यूड कितना होगा। आपने सीधा लिखना है कि H गुणा 12 बराबर 10 गुणा 3 है। तो 5 10 2 6 12 3 दूनी 6। इसका मतलब H की जो वैल्यू है 5/2 यानी 2.5 है। समझे कि नहीं? अरे हाँ है ना, ठीक है। अब भाई इससे आगे बढ़ते हैं। इन कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे तरीके से। ये अक्सर पेपर में आते हैं और अक्सर पढ़ने होते हैं। आओ जी, मैंने आपको ये बातें भी बता दी है कि ये ट्रायंगल है, ये कोई नाम D है, ये नाम E है, और मान लीजिए इन साइडों की लेंथ का रेशो A इज टू B इज टू C इज टू D। तो मेरे बच्चों आप ये देख रहे हो कि इन सारे ही त्रिभुजों का जो आधार है वो एक सीधी रेखा पर बेस्ड है और सभी का एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके आधार की लंबाई का अनुपात होगा। यानी इसका एरिया A तो इसका एरिया B तो इसका एरिया C तो इसका एरिया D। यानी जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो होता है वही इनके एरिया का रेशियो, ये मैं बता चुका हूँ। अब इसी पे एक रिजल्ट और, अगर ये ट्रायंगल है ABC, ये H1 है, मैं कहूँ यार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताओ। आप कहोगे जी हाफ इंटू H1। अब मेरे भाई मैं यहाँ से एक ट्रायंगल और बना लूँ। अब मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ये BCD का एरिया बताइए। तो BCD का एरिया होगा हाफ इंटू BC इंटू H2। तो रेशियो निकालेंगे तो हाफ से हाफ कट गया, BC से BC कट गया, तो H1 इज टू H2। ये इनकी हाइट के रेशियो आ गए। तो क्या समझ में आया? तो यहाँ से मेरे बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी कि अगर दो या दो से ज़्यादा त्रिभुजों का आधार उभयनिष्ठ है
अगर दो या दो से ज्यादा त्रिभुजों का आधार उभयनिष्ठ है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उस आधार पर डाली गई लंबाई का अनुपात होता है। डिटेल समझा दो। हाँ मन्नू। अरे वाह। हाँ मन्नू। अरे वाह भाई वाह। रुक तो जा भाई, बच्चों को तो पढ़ा लेने दे। रुक जा मन्नू, देख रहा हूँ। अब आ जाओ जी दोस्तों। अरे बड़े बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। तो देखिए यहाँ से एक एल्टीट्यूड में यहाँ डाल दो, इसका नाम H1 रख दो। एक एल्टीट्यूड यहाँ से डाल दो, इसका नाम H2 रख दो। एक एल्टीट्यूड यहाँ से डाल दो, इसका नाम H3 रख लें। और एक दोस्त एल्टीट्यूड यहाँ से डाल दें, इसका नाम हम H4 रख लें। और अब इनके नाम रख लेते हैं A, B, C, D, E, F। और मैं आपसे कहूँ कि भाई बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। इन ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वो वही होगा जो इनकी हाइट का रेशियो है। तो ABC की हाइट हो गई H1, BEC की हाइट हो गई H4, BDC की हाइट हो गई H2 और BFC की हाइट हो गई H3। तो इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनकी हाइट का रेशियो, इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनकी हाइट का रेशियो है। पक्का? यही मैंने समझाया था। क्यों? क्योंकि इन सारी ही त्रिभुजों का जो बेस है ना वो यही लाइन है। सारी ही त्रिभुजों का बेस BC है। तो अगर बहुत सारी दो या दो से अधिक त्रिभुजों का आधार एक ही रेखा हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उस उभयनिष्ठ आधार पर डाले गए शीर्ष लंबों की लंबाई का अनुपात होता है। पता नहीं मैं कितने सारे सवाल इस पे आने वाले समय में लेने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरे दिया ही बेटा, थैंक यू। बस बेटा, बड़े भाई आगे। मैंने राइट एंगल बता दिया था, अपोलोनिमस थ्योरम बता दिया था, मीडियन वाला भंडा बता दिया था। हाँ, एक सवाल अभी पेपर में आया था। लिख रखा था S इज सेमी पेरीमीटर, S अर्ध परिमाप है। S जो है वो अर्ध परिमाप है। ठीक है, H हाइपोटेनियस है, यही लिख देता हूं, H हाइपोटेनियस है। क्लियर है? तो सवाल ने पूछा था व्हाट इज इन सर्कल रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और ऑप्शन थे एरिया ऑफ ट्रायंगल,
ठीक है। पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा अंतःवृत्त की त्रिज्या है अगर किसी समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनियस को h मान ले और s को अर्धपरिमाप मान ले। तो मेरे बच्चों आंसर होगा S-H, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बी नहीं ढक्कन, डी 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 डी। ठीक है, कैसे समझिए, आपको बहुत अच्छे से ये बातें याद होंगी, इसीलिए कहा था कि जो जो रिजल्ट सिखाए जा रहे पढ़ लो तबीयत से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो इसके इन सर्कल की रेडियस जो बननी है, याद है क्या फार्मूला लिखवाए थे? इन सर्कल की रेडियस का फार्मूला लिखवाए थे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बटे 2, याद है? अब मेरे बच्चों मैं यहाँ अपनी मर्जी से क्या करता हूँ, इस इस h को भाई ये माइनस h था ना, तेरी तो रे, बढ़ाना चाहते हैं हट ही जाता है। ऐसे था, मैं एक बार अपनी तरफ से h जोड़ना चाहता हूँ और एक बार अपनी तरफ से h घटा देता हूँ। तो ऐसा करेंगे तो p प्लस बी प्लस h बन जाएगा। तो एक बार क्या होगा, p प्लस बी प्लस h बटे 2 कर दो, और एक बार कर दो 2h बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा सेमी पेरीमीटर, क्योंकि तीनों साइडों का जोड़ बटे 2 सेमी पेरीमीटर होता है, माइनस हाइपोटेन्यूज। दैट इज योर आंसर, दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहां तक आए ना? तो ये आपका डी ऑप्शन दिया था जो मैंने सवाल दिया था। मित्र अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिमिलरिटी का। हिंदी में कह रहे हैं भैया समरूपता। क्या कह रहे हैं भैया? समरूपता, सिमिलरिटी, समरूपता क्या होता है जी, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाते हैं? सिमिलर का मतलब आप जानते हैं जिनका रूप एक जैसा हो, समरूप हो। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ऐसी बनाई ये, और एक ट्रायंगल मैंने ऐसी बनाई। तो आप कहेंगे सर दोनों का ही रूप एक जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा ये दिखाई दे रहा है वैसा ही ये दिखाई दे रहा है। हाँ है ना? बराबर की बात नहीं हो रही है, इक्वल की बात नहीं हो रही कि जितना ये है उतना ही है, ना ना ना, जैसा ये वैसा ही। कई बार नहीं होता कि हम कह देते हैं यार बेटे की शक्ल देख के यार हाँ ये उसका लोंडा है ना, ऐसा कह देते हैं ना। तो बाप की शक्ल देख के बेटा बता देते हैं, बेटे की शक्ल देख के बाप बता देते हैं, तो समझ लो ये बाप बेटे का संबंध है। यानी कुछ ना कुछ तो शामिल है दोनों जगह, मतलब रूप दोनों ही जगह पर मेरे बच्चे क्या है, सेम है। रूप किससे बनता है मेरे बच्चों? लेंथ से बनता है या एंगल से बनता है? तो आप कहेंगे जी रूप जो बनता है वो एंगल की हेल्प से बनता है, कोणों की सहायता से रूप बनता है। तो मेरे बच्चों दो त्रिभुज समरूप का मतलब हुआ कि दो त्रिभुज जिनका रूप एक जैसा हो, और रूप बनता है एंगल से। तो जब भी किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर आ जाए या दोनों भी कोण बराबर आ जाए, जैसे ये थीटा, जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये कोण 50 है, ये कोण 80 है, ये 60 डिग्री, इसका ये कोण 50 है, ये कोण 60 है। बताओ भाई ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है? तो आप कहेंगे जी समरूप है। क्यों? क्योंकि ये 50 ये 60, तो ये कोण कितना आ गया, 70 डिग्री का आया ना। ये 50 ये 60, तो ये कोण कितना आ गया, 70 डिग्री का।
तो आपने देखा इन दोनों ही त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में क्या आ गए, बराबर। मैंने कहा था कि कोई भी त्रिभुज के रूप जब एक जैसे हो, शेप एक जैसी हो, तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। राजा कह रहा है रिलेशन बिटवीन सेंटर। बेटा ये चीज तूने 2 बार कमेंट में कर दिया, तुझे क्या लगता है मैं नहीं बताऊंगा रिलेशन बिटवीन सेंटर? बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन रिलेशन बिटवीन सेंटर बताने के लिए मुझे सिमिलरिटी की जरूरत होगी, कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत होगी। तो पहले पढ़ ले चुपचाप से। हाँ, तो मैंने कहा दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनका रूप एक जैसा। रूप बनता है कोणों से, तो जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर होते हैं तब वो त्रिभुज आपस में समरूप होती है। लेकिन आप कहेंगे यहां तो 2 कोण बराबर थे तब भी समरूप हो गई, इसलिए क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों के योग, तीनों कोणों का योग 180 है। तो अगर यहां भी 2 वही है जो यहां 2 है, तो तीसरा 180 से घटा के दोनों ही जगह सेम आएगा। तो यहां से बड़ा साफ सुथरा मतलब निकल के आ गया क्या, कि 2 त्रिभुज समरूप तब कहलाएंगे जब उनके तीनों कोण बराबर हो। ऑल एंगल आर इक्वल, तीनों कोण बराबर हो, या फिर एनी 2 एंगल आर इक्वल, कोई 2 कोण बराबर आ जाए तो भी वो त्रिभुज समरूप कहलाता है। क्योंकि 2 कोण बराबर आ गए तो तीसरा 180 से घटाने पे सेम ही आएगा दोनों जगह पे। अब बात है कि जी इस एंगल इक्वल होने से क्या हासिल होना है, तो वहां पे भी कार्रवाई बैठाते हैं भैया। ऐसा क्या है कि एंगल इक्वल होने से क्या हासिल होगा? ये नाम ए रख लेते हैं, ये बी रख लेते हैं, ये सी रख, ये एंगल ए है, ये एंगल सी। इस साइड की लेंथ, या इसको नाम ही मत दो, इसे लिखते हैं जी पी क्यू आर। अब बेटा एक बात बताओ, और सोच समझ के बताओ, यहां से बड़ा ध्यान से क्या अगर मैं यहां साइन फार्मूला लगाऊं तो साइन ए बटे साइन बी क्या होगा इस वाली ट्रायंगल में? तो आप कहेंगे सर देखिए, अगर साइन ए की बात करें तो इस ए के सामने वाली साइड क्या है, बी सी। और बी की बात कर रहे हैं तो बी के एंगल के सामने वाली साइड क्या है, ए सी। तो साइन ए बटे साइन बी जो आया वो बी सी बटे ए सी। अब अगर मेरे बच्चों ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये है जी सिमिलरिटी का साइन। अगर ये समरूप है तो जो इनके कोण होंगे वैसे ही उस त्रिभुज के भी कोण होंगे। अगर इस त्रिभुज के कोण एबीसी हैं मेरे बच्चे, तो इस त्रिभुज के कोण भी एबीसी ही लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे जी, एबीसी। तो अगर मैं यहां से एबीसी लूं और अब मैं आपसे कहूं कि यार साइन ए बटे साइन बी बता दो क्या हुआ, तो आप कहेंगे जी देखिए साइन ए के सामने वाली साइड क्या बनी, क्यू आर, और साइन बी के सामने वाली साइड बनी पी आर, है ना। तो साइन ए बटे साइन बी की वैल्यू है क्यू आर बटे पी आर। साइन ए बटे साइन बी की वैल्यू है यहाँ पे भी बी सी बटे ए सी, और यहाँ साइन ए बटे साइन बी की वैल्यू है क्यू आर बटे पी आर। तो दोनों जगह ये वाली वैल्यू तो सेम है, तो इसका बाकी दोनों पार्ट भी बराबर है, यानी बी सी बटे ए सी जो है वो क्यू आर बटे पी आर होगा। मतलब ये हुआ कि जो बी सी का, यहां तक की बात आ रही समझ में, इसको मैं बटे ले आता हूं, ऐसे क्रॉस कर लेता हूं, तो बी सी बटे क्यू आर का जो रेशियो होगा वही रेशियो ए सी का पी आर से। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, सबसे पहले तो सिमिलर होती क्या है, जिनका रूप एक जैसा हो। रूप एक जैसा कब होता है, एंगल से, यानी जब तीनों कोण बराबर आ जाए तो त्रिभुज समरूप होता है। साथ में ये भी लिखा है कि 2 कोण बराबर आ गए तो तीनों का योग 180 होता है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर तब भी कही जा सकती है जब उनके कोई भी 2 कोण आपस में बराबर आ जाए। दूसरी बात, अगर सिमिलर है तो सिमिलर है तो हमने यहां से फाइंड आउट किया क्या कि भैया अगर 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। कैसे सेम होता है, देखो जी, यहां एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी और यहां एंगल ए के सामने वाली साइड क्यू आर। तो जो बी सी का क्यू आर के साथ रिलेशन होगा वही बी के सामने वाली ए सी, और यहां बी के सामने वाली पी आर, तो वही रेशियो ए सी का पी आर से होगा। यानी जो संबंध बी सी का क्यू आर से होगा वही संबंध मेरे बच्चों ए सी का पी आर से होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं है, यहां तक नहीं। यानी अगर 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा।
पक्का। करस्पोंडिंग का मतलब संगत भुजा, करस्पोंडिंग का मतलब संगत भुजा, लिख देता हूं, करस्पोंडिंग का मतलब संगत भुजा, संगत भुजा, करस्पोंडिंग का मतलब है जी संगत भुजा। पक्का। क्या है जी? संगत भुजा। यानी संगत भुजा किसके रेस्पेक्ट में होती है? एंगल के रेस्पेक्ट में। कैसे? जैसे यहां एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी, तो इसी में यहां एंगल ए के सामने वाली साइड बनी क्यू आर, यहां एंगल बी के सामने वाली साइड ए सी, तो ऐसे ही यहां एंगल बी के सामने वाली साइड बनी पी आर, यह एंगल सी के सामने वाली साइड बनी ए बी, और यहां एंगल सी के सामने वाली साइड बनी पी क्यू। तो मेरे भैया अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी हर एक करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, हर एक संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? समान होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसी बात को दोबारा दोहराता हूं। ये एंगल है भैया थीटा, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है थीटा। मैं आपको सवाल में कह रहा हूं ये साइड की लेंथ है 65 सेंटीमीटर, ठीक है जी, और ये साइड की लेंथ है 45 सेंटीमीटर, इस साइड की लेंथ है x सेंटीमीटर, ये 78 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड की लेंथ है y, है ना? और भैया ये वाली साइड की लेंथ है 90 से। तो आपको बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी। तो आप सबसे पहले ये देखिए क्या, कि दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये सिमिलरिटी का साइन है, उड़ती चिड़िया। आप कहें क्यों है सिमिलर? क्योंकि यहाँ तीनों कोण अल्फा थीटा बीटा, यहाँ पे भी अल्फा थीटा बीटा। तो अगर तीनों कोण आपस में बराबर आ जाए तो त्रिभुज समरूप होता है। मैंने तो कहा कि दो कोण भी बराबर आ जाए तब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो तीनों आ गए। अगर ऐसा है तो फिर आप ये देखिए कि अगर ये सिमिलर है तो इनकी हर एक करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 65, उस वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली, तो आप कहोगे जी देखो ये रही थीटा के सामने वाली 78, है ना? यहां बीटा के सामने वाली साइड x, और यहां बीटा के सामने वाली साइड 90, है ना? यहां अल्फा के सामने वाली साइड 45, और मेरे भाई यहां अल्फा के सामने वाली साइड y। अब जरा ध्यान दें, 13×5 = 65, 13×6 = 78, ठीक है, 6 से काटेंगे। इन दोनों को अगर सोल्व करना है, इन दोनों को अगर सोल्व करना है तो 6 से काटा 15, 15×5 = 75, एक्स की वैल्यू आ गई 75। ऐसे इन दोनों को लेके सोल्व करोगे तो 13×5 = 65, 13×6 = 78, 5×9 = 45, 9×6 = 54, तो y की वैल्यू आ गई 54, है ना? तो x की वैल्यू 75 और y की वैल्यू आ गई 54। पक्का? किसी भाई को दिक्कत है? करस्पोंडिंग साइड्स के अर्थ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे मैं समझाता हूं और आगे आइए। पहले एक बार देखो, घबरा
साइन थीटा बटे साइन बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। आप कहोगे जी थीटा के सामने 65 और बीटा के सामने x। क्लियर है। ऐसे यहां देख कहूं कि साइन थीटा बटे साइन बीटा बताओ, तो थीटा के सामने 78 और बीटा के सामने 90। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत है क्या। अब यार ऐसे काट लो, नहीं तो मैं इनको क्रॉस करा दूं, इसको ऊपर ले जाऊं इसको नीचे ले आऊं, तो कोई दिक्कत है क्या। ये 65 78 बटे ले रहा था, एक्स ऊपर ला रहा था, नीचे 90। यही तो कहानी लिखी हुई थी। अरे हाँ है ना, तेरह पांजे 65, तेरह छः 78, 6 से काटा 15, 15 पांजे 75, ऐसे ही तो आया था। अब यहाँ आइए, यहाँ सीधा सीधा सवाल में सिमिलरिटी दिखेगी नहीं, आपको ढूंढनी होगी। मैंने बताया कि भाई दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होते हैं जब उनके कोई दो कोण बराबर हो जाए। दो भी कोण बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए। देखिए यार दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए, ये कोण 119 है तो ये तो एक सीधी रेखा है। अगर ये एक सीधी रेखा है तो ये पूरा कोण 180 का होगा, ये 119 का है, तो ये भैया 61 डिग्री का बचा। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं, समझे। अब जरा दो ट्रायंगल हम बना ले। एक ट्रायंगल ADE और एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं पूरा बड़ा ABC। अगर आप ध्यान दें तो एंगल B कितने डिग्री का है, 61 डिग्री। एंगल E कितने का है, 61 डिग्री। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए क्या बेटा, इन दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल 61 डिग्री का और ये वाला एंगल भी 61 डिग्री का। मानते हैं इस बात को। दूसरी बात, बाबू तुम इस बात को भी समझो कि ये वाला एंगल एक छोटे वाली ट्रायंगल में भी वही बना रहा है और बड़े वाली ट्रायंगल में भी वही बना रहा है। भाई गौर से देखोगे तो ADE में भी यही एंगल है और ABC में भी यही एंगल है। यानी एंगल A दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है दोस्त। अगर एंगल A दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है तो इसका अर्थ आप ये समझिए कि ये कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो एक ये कोण और ये कोण बराबर, एक ये कोण और एक ये कोण बराबर। और बताया था अगर भैया किन्हीं दो त्रिभुजों के कोई भी दो कोण बराबर हो जाते तो तीसरा तो बराबर मजबूरी है। आप कहें कहाँ है मजबूरी है, इसलिए मजबूरी है भैया कि अगर हम यहां पर कोई एंगल ले ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले लिए हैं यहाँ 10 डिग्री और ये ले लिया हम 100 डिग्री, और इसका ये 100 डिग्री ले लिया है, ये 10 डिग्री ले लिया,
तो बेटा दो एंगल इक्वल दे दिए, तो तीसरा 180 से ही तो घटाओगे, तो 180 से घटाओगे कितने का बनेगा, 70 का। यहां बनाओगे तो भी 70 का, यानी दो बराबर आ गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा, है ना। तो भैया मेरे आइए ना, तो ये दो कोण बराबर होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीसरा कोण अगर ये अल्फा है तो ये तीसरा कोण भी अल्फा। अब देखिए जी, हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए AC। तो ये बताओ यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड क्या बनी, AE, समझे। यहां अल्फा के सामने वाली साइड क्या बनी, AB। करस्पोंडिंग साइड का रिलेशन हमेशा ध्यान रखना एंगल के साथ है, अल्फा के सामने AE, वहां अल्फा के सामने AB, पक्का। अब देखिए यहां 61 के सामने बनी AD और यहां 61 के सामने बनी AC। अब बेटा ये देखिए, ए दिया है कितना, 5, AB दिया है कितना, 12, AD दिया है कितना, 4, AC दिया है निकालना। तो बाबू AC का वैल्यू आएगा 48/5, 5×45, 9.6। तो मेरे बच्चे AC की वैल्यू आई 9.6, यानी ये जो वैल्यू है ये 9.6 है। अगर मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू 9.6 है, तो आप जानते हैं AE की वैल्यू कितनी है, 5। तो अगर AE की वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 5 है, ध्यान देना ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 5 है, ये 9.6 है, तो ये वैल्यू आ गई 4.6। आपसे यही पूछा कि EC की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे दोस्त EC आ जाएगा 4.6। कुछ गधों ने 10 निकाल दिया था, कोई दिक्कत नहीं, 20 सेकंड समझो, फिर अगले पार्ट पे आते हैं।
पहले आप दूसरा सवाल करो एक। आपसे पूछ रहा है भैया ए बी की लेंथ बताओ। अगर ए की लेंथ 12, अगर ए की लेंथ 12 है, गर्मी होगी ना। हम्म। और कूलिंग भी तुरंत होती है और गर्मी भी तुरंत लगती है आजकल। देखिए यार दोस्तों, हमें वही तरीका अपनाना है जो अभी अपनाया था कि दो ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। आप जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, तो ये 100 है तो ये 80 डिग्री बना। अब देखिए यार, ए डी ए, तो ये कोण 80 डिग्री है। ए बी सी, ये 80 डिग्री। ठीक है। देखिए यार, ये दोनों कोण उसने बराबर दे दिए। एंगल ए यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है, तो दो कोण बराबर हो गए। और दो कोण बराबर हो गए मेरे बच्चों, तो त्रिभुज समरूप हो गया। तो इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो ये तीसरा कोण अगर थीटा है तो बाबू ये तीसरा कोण भी थीटा होगा। अब उसने हमें रेशियो दिया है डीई बटे बीसी, तो यानी एंगल, कॉमन एंगल के सामने वाली साइड डीई है ना, और यहां कॉमन एंगल के सामने वाली साइड बीसी, पक्का, बराबर में। अब हमें ए ई दे रखा है, तो थीटा के सामने वाली साइड ए ई और यहां थीटा के सामने वाली साइड ए बी। अब देखिए भैया, डीई बटे बीसी की वैल्यू दे रखी 2/3, धीरे धीरे समझ आएगा। ए ई की वैल्यू है 12 और ए बी निकालना है। निकाल दोगे कि नहीं? कैसे? 2×6 = 12, 3×6 = 18, तो ए बी की वैल्यू आ गई भैया 18। बोलो जी, सही है कि गलत है? छोटी सी कैलकुलेशन, पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आइए पीछे वाले पे जो मैंने फिगर बनवा के छुड़वाई थी। तो मैं इसमें कह रहा हूं कि ए सी बी सी, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, इसी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। डीसी बताइए क्या हो। चलिए, डीसी बताना बेटा क्या होगा।
देखिए 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ, छोटी छोटी करके बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। देखिए बेटा, ये है बी, ये है सी, ये है ई। ये है ए, ये है डी, ये है सी। ठीक है, ए डी सी, बी ई सी। अब देखिए जरा, ए सी की लेंथ 12 है, बी सी की लेंथ 16 है, ई सी की लेंथ 5 है। हमसे पूछ रहा है डी सी क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वाला जो एंगल है ये ए डी सी में भी आता है और यही वाला एंगल बी ई सी में भी आ रहा है। यानी ये एंगल जो सी है ये दोनों ही जगह कॉमन है। ठीक है जी, सेम लाइन पे कॉमन एंगल है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, दो कोण बराबर हो गए, त्रिभुज समरूप होगी, बाकी भी कोण बराबर होंगे। तो ये तीसरा कोण अगर बेटा थीटा होगा तो यहाँ पे भी ये तीसरा कोण थीटा ही होना है ना। अब आपको चाहिए डीसी, तो थीटा के सामने वाली साइड डीसी, यहाँ थीटा के सामने वाली साइड ईसी, ईसी की लेंथ 5 है। पक्का? अब पहले ये लिए थे तो दोबारा भी यही, तो 90 के सामने वाली साइड 12, यहाँ बाबू 90 के सामने है, बीसी 16 है ना, ये 16 है, तो यहाँ 90 के सामने वाली साइड 16, तो 4 दिए 12, 4 चौक 16, तो डीसी की लेंथ आ जाएगी जी 15/4। दैट इज योर आंसर। 20/3 कैसे आएगा? बीसी 16 लिए ना, तो कर तो दिए 16 बाबू। देखिए थीटा लिए डीसी है, निकालना है वैल्यू, यहाँ थीटा लिए 5 है, ईसी की लेंथ 5 है, फिर हम 90 लिए 12 है, यहाँ 90 लिए 16 है ना। तो 4×3 = 12, 4×4 = 16, 5×3 = 15/4 ही तो आ रहा है यार। 20/3 कैसे कह रहे हैं बच्चे आकाश? 15/4 ही आंसर आएगा बेटा। है? हमको तो तुम सदमा दे दोगे। चलिए आगे आइए, आइए आइए आइए। ऐसे सवाल दे रहा भैया। ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। ए ई की लेंथ 22 सेंटीमीटर है, आपसे कह रहा है कि ए बी की लेंथ है भैया 9 सेंटीमीटर, डी सी का लेंथ है 18 सेंटीमीटर, तो ई डी का लेंथ बताइए क्या होगा। ई डी नहीं, ई सी का लेंथ बताइए क्या होगा। यही दिया है ना। ई डी बताना। करो जी, करो करो।
बड़े जी आई। दोस्तों एक बात बताओ, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? ये थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, हाँ है ना। ये दोनों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। अब ए बी दिए हैं भैया 9, ये दिए हैं 18, ये लेंथ दिए हैं 22, ये लेंथ पूछे ईडी। यही बात है। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन काट रही है तो ये तीसरा, ये अल्फा है तो ये कोण भी क्या होना था? अल्फा। अब जरा समझने का प्रयास करो। हमें चाहिए क्या? एक्स की वैल्यू। तो अल्फा के सामने वाली साइड एक्स और इस वाले में अल्फा के सामने वाली साइड 22। अब हमने पहले वो लिए ट्रायंगल तो दूसरी साइड भी उसी की लो, कि वर्टिकल अपोजिट के सामने वाली साइड 18 और यहां वर्टिकल अपोजिट के सामने वाली लेंथ 9। 9 दूनी 18, तो एक्स की वैल्यू 44। समझे? कह रहा जी ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल, ठीक है भैया। ए बी बी सी टी ए बराबर है डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी बी सी का मध्य बिंदु है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है। भुजा डी बी सी का मध्य बिंदु डी है। भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है, ठीक है जी। सॉरी। ये पॉइंट है जी, ठीक है। सवाल कह रहा है ए एफ इज टू एफ बी, ए एफ इज टू एफ ई का रेशियो बताओ क्या होगा। करो जी दिमाग दौड़ाओ। ए एफ इज टू एफ ई का रेशियो बताओ भाई।
देखिए बाबू, ध्यान से, बहुत गहराई से सवाल है। आपको इनको बातों को पकड़ना है कि ए बी बी सी सी ये तीनों साइडें बराबर है, तो इसका अंदर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा और ये पूरा एंगल भी 60 होगा। उसके बाद उसने कहा कि बी डी डी ई और ई बी ये तीनों साइडें भी बराबर है, बी डी डी ई और ई बी तीनों साइडें बराबर है। तो अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी कितना होगा जी? 60 डिग्री। अरे हाँ है ना, ये कोण भी कितना होगा भैया? 60 डिग्री। किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, इन सबको हटा दो, सिर्फ इन दो त्रिभुजों पे अगर आप गौर करें तो आप एक चीज नोट करेंगे क्या, कि सर हम अगर यहां से देखें गौर से तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे सिमिलर है जी? देखिए, ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री। हाँ, हमको ये बात भी पता है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक सीधी रेखा है। अगर दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ऐसी रेखाओं, ऐसे कोणों को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों दोस्त आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो बेटा इस त्रिभुज में ये इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया, नहीं दो कोण बराबर आ गए, त्रिभुज समरूप हो गए। मतलब ये त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज दोनों आपस में समरूप है। अब एक बात बताओ यार, ये थी ट्रायंगल एबीसी, ध्यान देना, ये थी ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। ये साइड दो मानूंगा तो ये भी दो लेनी होगी, ये भी दो लेनी। कहते हैं जी इसका कर दिया मिड पॉइंट, अगर इसका मिड पॉइंट निकाल दिया तो ये लेंथ एक बची। और कह रहा है जी ये जो बनी ये भी इक्विलेटरल बनी, तो ये एक है तो ये भी एक है, ये भी एक है, हाँ है ना। यानी ये साइड दो है तो ये साइड एक है, यानी ये साइड दो है तो ये साइड मेरे बच्चे एक है। अब मुझे ये देखना है कि यार अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, जो कि दिखाई दे गई क्योंकि दो कोण बराबर आ गए तो भी त्रिभुज समरूप हो जाती हैं। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो जो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो हर एक संगत भुजा का अनुपात होगा। अगर यहां वर्टिकल अपोजिट के सामने वाली साइड दो है और यहां वर्टिकल अपोजिट के सामने वाली साइड एक है, तो इसमें 60 डिग्री के सामने वाली साइड ए एफ, तो यहां 60 डिग्री के सामने वाली साइड एफ ई, तो इनका रेशियो भी 2:1 ही आएगा पक्का। यानी अगर इन साइडों का रेशियो 2:1 है तो इन साइडों का रेशियो भी 2:1 होगा। तो यही सवाल ने पूछा था कि इन साइडों की लेंथ का रेशियो क्या होगा? 2:1 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सोच लो, फिर आगे बढ़ाता हूं। ये 90 दे रखा भैया। भाई ये 90-90 दिखा रखे दोनों को। करिए जी, लगाइए दिमाग। बच्चे जब तक आप एक एक सवाल पे समय निवेशित नहीं करोगे बात बढ़ेगी नहीं।
आइए यार दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से इस सवाल को समझिए। मैं यहाँ दो ट्रायंगलें बना रहा हूँ, छोटी छोटी करके बनाता हूँ। एक ट्रायंगल तो ये वाली, और एक ट्रायंगल ये वाली। देखिए यार, ये है डी, ये है ई, ये है सी, ये है बी, ये है ए, और ये है सी। बेटा ये लेंथ है 12, ये लेंथ है 5। आप निकाल लेंगे, ये लेंथ आ जाएगी 13, और कह रहा है ए भी 5 है, ये लेंथ भी 5 है। तो बेटा ये 5 है, ये पूरी 13 है, तो ये 8 आई। तो बेटा ये बताओ, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी वही एंगल सी है और यहाँ पे भी वही एंगल कॉमन सी है। तो एंगल सी दोनों ही जगह कॉमन है। इसका ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90, तो ये एंगल थीटा बना तीसरा, तो इसका भी तीसरा कोण थीटा बना। अब हमसे पूछा क्या? डी। ये देखो यार, कॉमन एंगल के सामने वाली साइड डी, हाँ, और यहाँ कॉमन एंगल के सामने वाली साइड 5, यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 8, यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 12। 8 5 40/12 करोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो आंसर आ जाएगा 10/3। आंसर आ जाएगा मेरे भाई 10/3। क्या आ जाएगा जी? 10/3। एक चीज और, क्लियर है भाई यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? अब आ गया ये। अगर मेरे बच्चों में इस वाले कोण का नाम थीटा रख लूं और मुझे डी ई की लेंथ निकालनी, और मैं आपसे कहूं कि बेटा टेन थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे जी परपेंडिकुलर है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ही बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया जी डी ई, और बेस हो गया 8। बहुत सुंदर। अब मैं कहूँ बेटा इसको मिटा दे रहा हूँ। अब बेटा ये बताओ, ये लेंथ कितनी थी? आप कहोगे जी 5। ये लेंथ कितनी थी? 12। तो बेटा ये बताओ, ये राइट एंगल है या नहीं है? आप कहोगे जी बिल्कुल है। अगर ये राइट एंगल है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, हाँ है ना? तो परपेंडिकुलर हुआ जी 5 और बेस हो गया जी 12। तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो डी ई की मतलब टेन थीटा यहाँ पे 5/12 बने, ये भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, तो डी ई की जो लेंथ आई वो 10/3। किसी भाई को दिक्कत है तो आप टेन थीटा से भी कर सकते हैं। पक्का? आइए और आगे। बेटा सरक क्यों नहीं रहा? करिए जी दोस्तों, दिमाग लगाइए।
देखिए यार दोस्तों, मेरे बच्चों ध्यान दें, कहानी ये है, मैं यहाँ दो ट्रायंगल बनाता हूँ बेटा तुम्हें समझाने के लिए। एक ट्रायंगल ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल, ध्यान देना, ए बी सी, ए बी डी। आप गौर से बताइए कि एंगल बी दोनों ही जगह कॉमन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है, आए ना। एंगल बी दोनों ही जगह क्या है मेरे भाई, कॉमन है। ये एंगल 90 डिग्री का मेरे भाई, ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए 90-90। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, कॉमन हो गया, तो दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर। तो ये तीसरा कोण थीटा होगा, तो ये तीसरा कोण क्या होगा, थीटा। पक्का। अब देखिए यार, ए बी की लेंथ 5 है, ए डी की लेंथ 4 है, तो ये कितनी आएगी, 3, ये 5 है। अब यार फंडा लगा देते हैं, और तो कुछ चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, अगर बी सी चाहिए तो 90 के सामने वाली साइड बी सी, यहाँ 90 के सामने वाली साइड 5, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 5 और यहाँ थीटा के सामने वाली साइड 3। यहाँ इस कॉमन एंगल के सामने वाली साइड ए सी और यहाँ इस कॉमन एंगल के सामने वाली साइड 4। अब भैया सोल्व कर दो, कैसे, इन दोनों को करोगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी भैया 25/3। इन दोनों को सोल्व करोगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 20/3। दैट इज ऑल योर आंसर। आप चाहें तो इस सवाल को ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं यार ये 4 है, ये 5 है, ये कितना आ जाएगा, 3। आए ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा। तो मान लीजिए एंगल थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू पूछो, कुछ भी लगाओ, साइन कोस थीटा, जिस जिसकी वैल्यू चाहिए, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3। अब अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल में लगा दें, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो ए सी बटे 5 आ गया, ये हो गया टेन थीटा। गुना करोगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 20/3। पक्का, कोई सा भी ले लो जो दिल करे। चलिए आज इतना रखते हैं, कल इसी से आगे बढ़ेंगे और आगे की बातें सीखेंगे। थैंक यू।